नमस्ते विद्यार्थियों। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में रेप्लिकेशन के बारे में चर्चा की थी, उस वीडियो में हमने रेप्लिकेशन के वेरियस स्टेप्स यानी किन किन स्टेप्स में रेप्लिकेशन पूरा होता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हमें आवश्यकता होती है, उसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम उससे आगे, क्योंकि उस वीडियो में हमारे सामने एक टर्म आई थी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, तो ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसका आज हम एक अलग वीडियो के रूप में आपके समक्ष मैं डॉक्टर जेबी खान पुनः उपस्थित हूं अपना नया वीडियो लेकर। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि समय समय पे आपके पास हमारा वीडियो आता रहे। तो सेमी कंजर्वेटिव, अर्ध संरक्षित, जैसा कि इस नाम से ही समझ पा रहे हम कि हमारा जब भी प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन अथवा डुप्लीकेशन होता है तो नए बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो आधा पुराना रहेगा, आधा संरक्षित रहेगा और आधा उसके साथ नया बनेगा। तो सेमी कंजर्वेटिव, सेमी मानी आधा, आधा कंजर्व रहता है। तो ओल्ड जो है वो आधा कंजर्व रहेगा और उसके पास आकर आधा नया बनेगा। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, हमारा रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या होता है और कैसे ये प्रूव हुआ कि रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। तो आज हम इसमें यही प्रूव करेंगे। तो हमारा रेप्लिकेशन, हमने कहा कि एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब बनते हैं तो किस मेथड से बनते हैं? तो थ्योरेटिकली डेलबर्ग ने सबसे पहले ये माना कि जो हमारा रेप्लिकेशन है वो तीन प्रोसेस से रेप्लिकेट हो सकता है। तीन प्रोसेस से रेप्लिकेट हो सकता है। पहला कंजर्वेटिव, दूसरा सेमी कंजर्वेटिव और तीसरा डिस्पर्सिव यानी संरक्षी, अर्ध संरक्षी और प्रतिक्षेपी, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। इन तीन मेथड से थ्योरेटिकल माना जा रहा है। किसने? डेलबर्ग ने पहले एज्यूम किया था कि इट कैन बी रेप्लिकेट बाय थ्री वेरियस मेथड, बट आफ्टर सम टाइम टेलर और उसके सहयोगियों ने, टेलर और उसके सहयोगियों ने वीसिया फाबा में एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि हमारा जो रेप्लिकेशन है वह सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। तो जो डेलबर्ग ने अज्यूम किया था कि रेप्लिकेशन है वो तीन मेथड से थ्योरेटिकली अज्यूम किया जा रहा है, प्रैक्टिकली ये प्रूव नहीं है। थ्योरेटिकली उन्होंने बताया, आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेशन होता है तो यहां पे देख सकते हैं हमारा सबसे पहले हमारा डीएनए कैसा है? ब्लू। हमने लिया है नीले कलर का डीएनए लिया है। अगर वह कंजर्वेटिव है यानी पूरा का पूरा संरक्षित रहता है तो आप देख सकते हैं पुराने वाला पूरा का पूरा संरक्षित है और नए बनने वाला कंप्लीटली नया है, पूर्णतः नया है। अगर यह सेमी कंजर्वेटिव मेथड से है तो आप इसमें देख सकते हैं इस डायग्राम में कि एक स्ट्रैंड ब्लू है और उसके साथ जो नया बना है वो रेड है। तो ये अर्ध संरक्षी सेमी कंजर्वेटिव। और डिस्पर्सिव में कोई मेथड नहीं होता, प्रतिक्षेपी जो मेथड है उसमें कोई मेथड नहीं होता। डीएनए कई टुकड़ों में टूट जाता है, सब इंडिविजुअल सिंथेसिस करते हैं और वापस जुड़ जाते हैं। ये हम थ्योरेटिकली अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन टेलर और उसके साथियों ने ये अज्यूम कर दिया कि जो हमारा रेप्लिकेशन है वह सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होता है। अब इसको प्रूव किया मेसलसन एंड स्टॉल, दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1958 में कंप्लीट एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह प्रूव हो गया जो टेलर और उसके सहयोगियों ने कहा था कि अर्ध संरक्षी होता है, उसको इन्होंने पूरा का पूरा टेस्ट करके, एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया। इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी घनत्व प्रवणता, डेंसिटी ग्रेडियंट घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अपना एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? इन्होंने ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई
बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु, उनको लिया। इस बैक्टीरिया का जो एक डिवीजन होता है, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया जब बनते हैं, डिवीजन होता है, वो डिवीजन जो टाइम है वो 20 मिनट होता है। और जो उसका रेप्लिकेशन टाइम है, यानी उसके अंदर रेप्लिकेशन वो 18 मिनट का होता है, यानी 18 मिनट में उसमें रेप्लिकेशन हो जाएगा और 20 मिनट में एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती है। तो इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिए, ई कोलाई बैक्टीरिया इन्होंने लिए और क्या किया, इन्होंने उस माध्यम में इस ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कराया जिसमें नाइट्रोजन के आइसोटोप थे N15, N15 वाले। यह नाइट्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, रेडियो एक्टिव, ताकि हम रेडियो एक्टिवेशन से पता कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस मालूम कर सकते हैं कब कहां क्या है। तो कई जनरेशन तक इन्होंने इस ई कोलाई बैक्टीरिया को इस N15 वाले रेडियो एक्टिव आइसोटोप वाले मीडियम में ग्रो करवाया, NH4Cl वाले मीडियम में ग्रो करवाया। इससे क्या हुआ, इस ई कोलाई बैक्टीरिया की जितनी भी नाइट्रोजन थी वो अब रिप्लेस हो गई N15 वाले नाइट्रोजन से, क्योंकि ये पोषक मीडियम से ही नाइट्रोजन लेगा। जब इसको ग्रोथ करनी होगी तो न्यूट्रिएंट मीडियम से नाइट्रोजन लेगा, और न्यूट्रिएंट मीडियम में नाइट्रोजन जो है वो N15 वाली होती है। तो वहां से नाइट्रोजन ये पिक कर रहा है तो पूरी की पूरी रिप्लेस हो जाएगी। और आपको पता है, जब हमने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उसमें डीएनए के कंपोनेंट्स में हमने देखा था कि नाइट्रोजन बेस होती है, उसके अंदर फॉस्फेट होता है और शुगर होती है। तो नाइट्रोजन बेस उसके अंदर होती है, तो वो सारी की सारी नाइट्रोजन इस आइसोटोप से रिप्लेस हो जाती है। नाइट्रोजन बेस की जो नाइट्रोजन है वो इससे रिप्लेस हो जाती है। अब अचानक से, यानी उन कोशिकाओं को वहां से उठाया और साधारण नाइट्रोजन वाले मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। बैक्टीरिया को वहां से उठाया और उसमें ट्रांसफर कर दिया। अब जब डिवीजन होगा तो वो मीडियम से नाइट्रोजन लेंगे, तो वो नाइट्रोजन लेंगे तो वो सारी की सारी साधारण होगी, यानी N14 वाली, यानी N15 से N14 वाले मीडियम में ट्रांसफर कर दिया, NH4Cl में ट्रांसफर कर दिया। अब जब पहला रेप्लिकेशन होता है, यानी डिवीजन हुआ, एक सेल से दो सेल बनी, तो उसमें रेप्लिकेशन भी होता है, जो कि 18 मिनट का टाइम अभी हमने बताया था आपको। तो उस 18 मिनट में जब पहला रेप्लिकेशन हुआ, और आपको पता है मैंने पहले ही कहा था कि इन्होंने अपना सारा का सारा घनत्व प्रवणता सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं, डेंसिटी के बिहाफ पर हम हमारा सेपरेशन करते हैं। तो जब पहले रेप्लिकेशन के बाद इनकी डेंसिटी काउंट की, पहले N15 वाले की डेंसिटी काउंट की तो वो भारी, क्योंकि वहां पे आइसोटोप भारी है। अब जब पहला रेप्लिकेशन हो गया ट्रांसफर करने के बाद, तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन थी वो लाइट थी, तो डेंसिटी जो आई वो इंटरमीडिएट आई, मध्यवर्ती। न तो वो N15 जितनी भारी थी और न ही वो N14 जितनी हल्की थी, उन दोनों के बीच की इंटरमीडिएटेड जो है डेंसिटी आई। अब जब सेकंड डिवीजन हो गया, सेकंड डिवीजन होने के बाद दो मॉलिक्यूल से चार बन गए, तो चार मॉलिक्यूल की जब डेंसिटी निकाली तो दो प्रकार की डेंसिटी आई। ये सारा का सारा हम आगे डायग्राम में और प्रूव कर देंगे किस प्रकार से डेंसिटी आ रही है। तो दो प्रकार की डेंसिटी आई, एक इंटरमीडिएट थी और एक प्रकार की डेंसिटी लाइट थी, हल्की थी, यानी N14, क्योंकि अब तो सारा का सारा N14 वाला ही मीडियम आ रहा, तो जो भी सिंथेसिस हो रहा है वो N14 वाला ही नाइट्रोजन लिया जा रहा है। तो दो प्रकार की डेंसिटी, 50% इंटरमीडिएट और 50% लाइट डेंसिटी हमें प्राप्त होती है, लाइट डेंसिटी हमें प्राप्त होती है। अब उसके बाद जब थर्ड एक्सपेरिमेंट करवाया तो ये जो लाइट वाली डेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई, लाइट वाली डेंसिटी 75% हो गई और इंटरमीडिएट वाली डेंसिटी वो 25%, यानी 3/4 लाइट डेंसिटी वाला ग्रेडियंट आया और 1/4 इंटरमीडिएट वाला आया। और ये उत्तरोत्तर जब साइमल्टेनियसली डिवीजन होते रहे कंटिन्यूसली, तो इंटरमीडिएट वाली डेंसिटी वो कम होती गई और लाइट वाली डेंसिटी वो बढ़ती चली जाती है। इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे उन्होंने बताया कि जब हर बार एक मॉलिक्यूल से दो मॉलिक्यूल बनते, तो सबसे पहले हैवी था, उसने लाइट वाले से लिया और लाइट वाले से लेके, और जब बना तो इंटरमीडिएट डेंसिटी आई और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट डेंसिटी की मात्रा बढ़ती चली गई। तो अब हम यहाँ पे जो मैंने आपको बातें बताई है, इस डायग्राम में आप यहाँ पे देखिए
कि सबसे पहले यहां पे आप देखिए एक डीएनए मॉलिक्यूल दिखाया गया है, इसमें N15 वाला है, यानी हैवी नाइट्रोजन है, और इसकी जब डेंसिटी निकालते हैं तो वो भारी डेंसिटी आती है। प्रथम विभाजन जब हुआ, इसको N14 में ट्रांसफर कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आधा नया है और आधा पुराना है, आधा नया है और आधा पुराना है। अब जब इसकी डेंसिटी निकालेंगे तो दोनों की डेंसिटी जो है इंटरमीडिएट आती है। प्रथम विभाजन के बाद इंटरमीडिएट डेंसिटी आती है, और जब सेकंड डिवीजन हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहां पर एक इंटरमीडिएट यहां, एक इंटरमीडिएट यहां, और ये दोनों के दोनों N14 वाले हो गए, क्योंकि जब इसका सेपरेशन हुआ, पुराने वाले ने तो नया बना दिया और नया वाला था उसने भी नया बनाया, तो ये यहां पर 50% इंटरमीडिएट डेंसिटी और 50% लाइट डेंसिटी वाले डीएनए यहां पर प्राप्त होते हैं। इसको और आप आगे वाले हमारी स्लाइड में आप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहां पे आप देखिए, इस जगह देखिए, एकदम आपको क्लियरली यहां पे समझ में आ जाएगा कि ये सबसे पहले हमारा कौन सा है, हैवी डीएनए, जिसमें नाइट्रोजन कौन सा है, N15 आइसोटोप वाला है, N15। इसकी जब डेंसिटी हम निकालते हैं तो भारी डेंसिटी यहां नीचे की ओर, पेंदे की ओर आएगी, पेंदे की ओर। तो यहां पे आप डेंसिटी देख सकते हैं नीचे की ओर आ रही है। अब जब ये ट्रांसफर हमने कर दिया इसको N14 वाले मीडियन में, और पहली साइकिल यानी रेप्लिकेशन फर्स्ट होता है। अब आपको पता है कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट होने के बाद नया मॉलिक्यूल बनेगा, तो नया मॉलिक्यूल बनने वाला पूर्णतः नया होगा और पुराना वाला पुराना होगा। तो यहां पे जब डेंसिटी होगी वो एक ही प्रकार की आती है डेंसिटी, वो होती है इंटरमीडिएट, ना तो 15 जितनी भारी ना 14 जितनी हल्की। तो ये इंटरमीडिएट हाइब्रिड डीएनए बनेगा, इसको हम संकर डीएनए भी हाइब्रिड डीएनए कहेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं N15 और N14, और इसकी जब डेंसिटी हम निकालते हैं इससे थोड़ी ये हल्की होती है, इंटरमीडिएट, यानी इससे थोड़ी ऊपर आएगी। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं तो टेस्ट ट्यूब में ये यहां पे आके स्टेबल होते हैं, इससे तो इंटरमीडिएट हुई। अब सेकंड साइकिल रेप्लिकेशन सेकंड हुआ, तो आप देखिए जो इंटरमीडिएट था उसने सेमी कंजर्वेटिव रह गया और एक नया बन गया, यानी 50% नए बने N14 वाले और 50% इंटरमीडिएट रहे, 50% 50%। तो यहां पे दो प्रकार की डेंसिटी आती है, जब इनके डेंसिटी ग्रेडियंट निकालते हैं तो दो प्रकार की, एक इंटरमीडिएट इसकी और एक नया बना लाइट इसकी, जो कि हल्का होता है, ऊपर की ओर आएगा। तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट हमने इसका निकाला, और उसके बाद कंटिन्यूस ग्रोइंग किया तो नेक्स्ट में अब इसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी, इसकी मात्रा आप देख सकते हैं बढ़ती चली जाएगी और इंटरमीडिएट की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो ये बैंड मोटा होता चला जाएगा और ये बैंड पतला हो जाएगा, ये मोटा होता चला जाएगा। तो ये जब उत्तरोत्तर डिवीजन होते रहते हैं तो इस डिवीजन में ये जो रेप्लिकेशन है होता रहता है, और हर बार जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है, यानी आधा पहले वाला होता है और आधा नया बनता है, आधा अर्ध संरक्षी रेप्लिकेशन होता है। ये फोटोग्राफ्स भी अगर हम देखें, क्योंकि हमारा आइसोटोप था, रेडियो एक्टिव था, उसके अगर हम एक्सरे प्लेट्स पे फोटोग्राफ्स देखें तो इस तरीके से हमें फोटोग्राफ्स, पहले सबसे पहले सारा का सारा कैसा है, N15 वाला है, फिर उससे हल्का इंटरमीडिएट हुआ, फिर इंटरमीडिएट प्लस लाइट हुआ, इंटरमीडिएट हल्का होता गया और लाइट वाला भारी होता गया, लाइट वाला भारी होता गया। अगर हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की बात कर रहे थे तो वेरी फर्स्ट जो हमने एज्यूम किया था कि हमारा रेप्लिकेशन जो है वो कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मेथड से होता है। अगर उनकी डेंसिटी निकालें हम, डेंसिटी में अगर कंजर्वेटिव होगा तो नया बनने वाला नया होता है, पुराने वाला संरक्षित रहेगा। तो यहां पे हमेशा दो प्रकार की डेंसिटी आएगी, दो प्रकार की डेंसिटी आएगी। सेमी कंजर्वेटिव में जब जैसे ही पहला रेप्लिकेशन होगा और वहां पर इंटरमीडिएट बनेगा, तो इंटरमीडिएट बनेगा तो एक ही प्रकार का बैंड बनेगा, एक ही प्रकार की डेंसिटी आएगी। और डिस्पर्सिव में कोई मेथड नहीं होता, कैसा भी हो सकता है, तो वहां भी एक ही प्रकार का होगा, तो ये एक ही बैंड बनेगा। लेकिन एक्चुअल में जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं तो ये वाला मेथड ही आता है, ये वाला बैंड ही बनता है। तो इस
डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो रेप्लिकेशन है इट इज सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, अर्ध संरक्षी विधि से रेप्लिकेशन होता है। तो विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहें। और रेप्लिकेशन हमने एक वीडियो में जाना उसकी प्रोसेस क्या होती है, देन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, अब इसकी एक्चुअल मैकेनिज्म और कुछ चीजें जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स क्यों बनते हैं, डायरेक्शन यूनी डायरेक्शन और बाई डायरेक्शन क्यों होता है, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत